स्टूडेंट, आज हम ध्रुव किरणों की द्वैती प्रकृति पढ़ेंगे, यानी प्रकाश की द्वैती प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है दो प्रकार के नेचर को रखता है। हाइगेंस, जैसा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से स्पष्ट था कि प्रकाश जो है तरंग प्रकृति का है, लेकिन फिर बाद में न्यूटन ने और कई सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने ये सिद्ध किया कि प्रकाश कण प्रकृति का है। अब बात यहां भी फंस गई भाई, प्रकाश तरंग प्रकृति का है, इसका भी सत्यापन किया गया कि प्रकाश को तरंग मान करके सत्यापन किया गया। भाई हाइगेंस ने तो सत्यापित कर दिया कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है और प्रकाश परावर्तन होता है, अपवर्तन भी होता है। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण जो भी हो, प्रकाश को तरंग मान करके किया गया, इसका मतलब प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का है। फिर बाद में जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हाल में आया, सामने आया, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सामने आए जाने के कारण हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है कण प्रकृति का भी है, यानी प्रकाश तरंग प्रकृति का है, ठीक है। लेकिन प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव शो कर रहा है और कोई विद्युत प्रभाव शो करेगा तो इसका मतलब उस स्थिति में जो प्रकाश है, प्रकाश कण प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे कि प्रकाश को तरंग प्रकृति मान करके वैद्युत प्रकाश के वैद्युत प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते, स्पष्ट रूप से हम नहीं बता सकते उन नियमों को, जिन नियमों को हर्ट्ज और लेनार्ड ने डिराइव किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित। उन नियमों को हम प्रकाश को तरंग मान करके स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। तो यहां तक तो ये समझ में आया प्रकाश कण प्रकृति का भी है और प्रकाश तरंग प्रकृति का भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही चीज के साथ दो बातें कैसे लागू हो सकती है, एक ही चीज के साथ, एक ही प्रकाश के साथ दो बातें कैसे लागू हो सकती है। जैसे ये कहा जाए कि कोई चीज है वो दो दो नेचर रखता है, कभी तरंग प्रकृति का हो जाता है, कभी कण प्रकृति का हो जाता है। तो भैया प्रकृति किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करती, प्रकृति किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करती कि कभी कभी वो तरंग प्रकृति शो करने लगे, कभी कभी पता नहीं क्या हो जाए वो कण प्रकृति शो करने लगे। तो जो हमारा नेचर है, हमारी नेचर है वो किसी के साथ हस्तक्षेप नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रकाश है वो कण प्रकृति का भी है और तरंग प्रकृति का भी है, दोनों प्रकृति का है। इस कारण हम दोनों प्रकृति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो द्वैती प्रकृति का है, द्वैती प्रकृति, ठीक है। तो प्रकाश द्वैती प्रकृति का है, इससे हमें प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा हद तक हेल्प हुआ है। तो हम आज जानते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी स्पेसिफिक मेटल, यानी कि एक विशिष्ट मेटल को इस प्रकार रखा गया, ये नेगेटिव प्लेट, ये कौन सा प्लेट है? नेगेटिव प्लेट, ठीक है। और इसको वैक्यूम ट्यूब में रखा गया भैया, यहां पर एक बैटरी जोड़ी गई, भाई यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पर जोड़ दिया गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन यानी कि गैल्वेनोमीटर जोड़ा गया, डिफ्लेक्टर, ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। अब जानते हैं बीच में भाई गैपिंग है, तो जब सर्किट पूरा होता है तभी करंट फ्लो करता है और जब सर्किट पूरा नहीं होता तो करंट फ्लो नहीं करता। भाई ऐसे बनाया गया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव शो कर रहा है, तो देखिए कैसे शो कर रहा है, ऐसे बनाया गया। यहाँ पे यानी नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया और ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है, यानी ये रिड प्लेट है और ये हमारा धन प्लेट है, ये धातु का रिड प्लेट है। अब प्रयोग ये किया गया कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रे गिराया गया, अल्ट्रावायलेट रे गिराया गया, और जब अल्ट्रावायलेट रे गिराया गया तो देखा यह गया कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। जब अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणें इसमें डाली गई तो देखा यह गया कि यहाँ पे डेविएशन हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के न पड़ने से डेविएशन नहीं हो रहा था, प्रकाश जैसे ही पड़ने लगा
वैसे ही डिफ्लेक्शन शो करने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई यहाँ पर है, यानी कोई ना कोई यहाँ पर है जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कूदा दे रहा है। भाई यहाँ पे तो जगह है नहीं, न तो तार लगा है। अब हम जानते हैं कि धारा तभी प्रवाहित होगा जब सर्किट पूरा हो। यहाँ पे तो सर्किट पूरा ही नहीं है, बीच में कटा है। अब प्रकाश के डालने पर यह हो रहा है कि यहाँ से आवेश यहाँ पे चला जा रहा है, यानी कोई ना कोई ऐसा चीज है जो प्रकाश की मदद से यहाँ से यहाँ पे आ जा रहा है। यही सर्किट का कुल मिला के आवेश यहाँ से यहाँ पर पहुंचना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा, अन्यथा करंट फ्लो नहीं करेगा। और करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा। ठीक है, आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचा तभी करंट फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे गैपिंग था तो आवेश यहाँ पहुंचा कैसे, और यदि आवेश यहाँ पहुंचा तो आवेश को पहुंचाया कौन। तो ध्यान से देखिए, तो प्रयोग करते करते ये बोला गया कि जब भी प्रकाश यहाँ पे पड़ती है तो इससे, ये चूंकि ऋण प्लेट है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाती है। इलेक्ट्रॉन निकल जाती है तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। तो इससे जो प्रकाश है, प्रकाश के माध्यम से, यानी जो इलेक्ट्रॉन था प्रकाश के माध्यम से, वो यहाँ से यहाँ पे आ गया। क्योंकि प्रकाश के माध्यम से आया तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वो किस प्रकृति को शो कर रहा है। प्रकाश के कारण इसमें धारा उत्पन्न हो जा रही है, और जब धारा उत्पन्न हो जा रही है तो प्रकाश के इस प्रभाव को, जिस प्रभाव से धारा उत्पन्न हो रही है, उस प्रभाव को क्या बोलेंगे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान से सुनिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की विशिष्ट आवृत्ति की प्रकाश किरण, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण किसी नेगेटिव ऋण प्लेट की धातु पर पड़े और पड़ने के पश्चात उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे सफिशिएंट था, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ ज्यादा थी, तो प्रकाश के पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल गई। तो प्रकाश क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन निकाल दे रही है। तो प्रकाश के इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। किसको बोलते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव? जब कोई विशिष्ट आवृत्ति की पराबैंगनी किरण किसी धातु पर पड़े और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो प्रकाश के इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अजीब बात है। यानी कहने का मतलब यह है कि हम किसी ऐसे मेटल को, प्लेटिनम वगैरह को अपने हाथ पैर में पहन लें, यानी घड़ी बना लें, या फिर प्लेटिनम के आभूषण को पहन लें, तो जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो लगातार झटके मिलने लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो लगातार झटके मिलते रहेंगे हमको। किसके कारण? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है, सही बात है भाई। यदि हम ऐसे प्लेटिनम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो प्लेटिनम का आभूषण पहन लें, हम आभूषण पहन के बाहर निकले तो ऐसा लगेगा भाई कौन करंट प्रवाहित कर रहा है, तो लगातार झटके मिलते रहेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक बढ़िया से पहुंच पाता है। अब ठीक है भाई, ये भी समझ में आता है। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो हमें इतना ही मिला भाई, प्रकाश जो है वैद्युत प्रभाव शो कर रहा है, प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे चला जा रहा है। तो फिर इसके बाद इस चीज को और आगे बढ़ाया गया, यानी यहां तक ही नहीं रुका गया, और आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ाया गया तो आगे कैसे बढ़ाया गया? ध्यान से देखिए, आगे इस प्रकार बढ़ाया गया कि अब इस पर पड़ रहे, ध्यान से देखिए, हर्ट्ज और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया कि इस पर पड़ रहे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया गया। क्या किया गया कि ऋण प्लेट पर जो प्रकाश डाला जा रहा है उस प्रकाश के तीव्रता को और बढ़ाया गया। और जब तीव्रता को बढ़ाया गया तो देखा ये गया कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने की दर, इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर और बढ़ जा रही है। ध्यान से देखिए, जब इस पर गिरने वाले आपतित किरणों का क्या बढ़ाया गया? तीव्रता बढ़ाया गया, तो देखा ये गया कि इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन काफी बढ़ गए, यानी इलेक्ट्रॉनों का दर काफी ज्यादा हो गया।
करंट ज्यादा फ्लो करने लगा। तो कहने का मतलब कि प्रकाश की तीव्रता जो है वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रही है, मतलब उत्तेजित कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाए। यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर, इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर किस पर डिपेंड कर रही है, प्रकाश की तीव्रता पर। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। एक निष्कर्ष मुझे निकला, एक नियम मुझे ये मिला कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर है, यानी इलेक्ट्रॉन के इमिशन की दर, जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो इमिशन की दर किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी किस पर डिपेंड कर रही है, प्रकाश की तीव्रता पर। इतनी बात तो समझ में आई। अब जो है यहीं तक नहीं रुका गया। अब देखते भाई कोई कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, देखा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद दिमाग डिस्टर्ब हुआ वैज्ञानिकों का, तो इसे पलट दिया गया। यानी अब इसको पॉजिटिव बनाया गया, मतलब बैरियर के माध्यम से पॉजिटिव बनाया गया और इसको बना दिया गया नेगेटिव। यानी तुरंत, कहने का मतलब एक दिक् परिवर्तन की सहायता से ऐसा किया गया। फिलहाल हम बनाए नहीं। दिक् परिवर्तन मतलब हम अपने सुविधा के अनुसार किसी भी सिरे को पॉजिटिव और किसी भी सिरे को निगेटिव बना सकते हैं। तो वैज्ञानिकों का दिमाग डिस्टर्ब हुआ, बदले दी, बैटरी बदल दिए। तो जब बैटरी बदल दिए, यानी कि बैटरी बदलने का मतलब पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव कर दिए, तो देखा ये गया कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तुरंत नहीं रुका। बात को सुनिए, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को कायदे से यहाँ आना चाहिए चुपचाप, इलेक्ट्रॉन को यहाँ आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए बताइए? इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि ये अपोजिट चार्ज है, ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये तो इधर जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को चुपचाप यहां से इधर आ जाना चाहिए। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे नहीं कूदा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब करंट तो फ्लो ही नहीं करना चाहिए। बात समझिए, कहने का मतलब जब इसकी मतलब बैटरिया को पलट दिया गया, बैटरी को पलट दिया गया, तो देखा ये गया ये पॉजिटिव है तो सारे इलेक्ट्रॉन को चुपचाप इधर आ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, कुछ न कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इधर से इधर आ रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है भाई। जब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, जब करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस हिस्से से इस हिस्से पे आ गया, सर्किट हमारी पूरी हो गई। भाई करंट थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, एक बैग जीरो नहीं हुआ, एकाएक जीरो नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करंट मिल रहा था। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच जो डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया गया, और जब पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया गया तो देखा यह गया कि फिर भी करंट हल्का हल्का मिल रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट हमें हल्का हल्का मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो इस बिंदु से इस बिंदु तक जा रहे हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बढ़ाया गया, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन पार किए और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया गया। फिर भी कुछ कुछ मतलब पहले से हल्का, पहले धारा प्राप्त हुआ लेकिन पहले से हल्का धारा प्राप्त हुआ, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब दिमाग तो डिस्टर्ब हो गया। हुआ क्या कि भाई पॉजिटिव प्लेट ये है, निगेटिव प्लेट ये, कैसे क्या हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक कैसे चला जा रहा है? यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब ये, भाई ये निगेटिव प्लेट है, ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ पे जाए तो इसे रिपल करना चाहिए, यानी इसको ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट तो ये है, ये जो है निगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को अलाउ नहीं करेगा यहाँ आने के लिए। ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दो दो प्रकार से इलेक्ट्रॉन में बल लग रहा है, दो दो प्रकार से बल लगने के बावजूद इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन में जो निकले हुए इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ऊर्जा।
यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं, कुल इलेक्ट्रॉन तो नहीं गए वापस, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ पे वहां यहाँ तक आ गए और उन इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा है। फिर धीरे 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 बढ़ाया गया जब पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखा ये गया कि धीरे धीरे ये धारा क्या हो जा रही है, जीरो। यानी अब डिफ्लेक्शन क्या हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर धारा का मान क्या हो गया। देखिए क्या क्या हुआ, पहले बैटरी चेंज कर दिया गया, एकाएक धारा का मान शून्य नहीं हुआ। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ाया गया, फिर भी धारा का मान शून्य नहीं हुआ लेकिन पहले से कम हो गया। फिर उसके बाद और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया गया तो अंत में धारा का मान शून्य हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि विभव वह विभव यानी इस पर आरोपित नेगेटिव प्लेट पर, जो नेगेटिव प्लेट ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो वह न्यूनतम विभव वह न्यूनतम विभव वह न्यूनतम विभव जिससे ऋणात्मक प्लेट से कोई इलेक्ट्रॉन न निकले, उस विभव को क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव। क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव। फिर से देखिए, वह न्यूनतम विभव जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को जीरो कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को तुरंत जीरो कर दे, उस न्यूनतम विभव को क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल या संस्तब्ध विभव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वह न्यूनतम विभव जिससे धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस न्यूनतम विभव को क्या बोलते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर संस्तब्ध विभव। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं? पहला देखिए, पहला क्या निष्कर्ष निकला कि जो इलेक्ट्रॉन के यानी ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर है वो किस पर डिपेंड करती है, वो प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। फिर उसके बाद क्या निष्कर्ष निकला, जो मतलब बैटरी को बदल देने पर और धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर ऐसा होता है कि धारा का मान लगभग शून्य हो जाता है, और जिस पोटेंशियल पर, जिस विभव पर धारा का मान शून्य होता है, उस विभव को बोलते हैं संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल। ये सब हम क्या बोलते हैं, संस्तब्ध विभव, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सब नाम है उसका। अब आगे चलते हैं, इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब आगे चलते हैं। अब सारी चीजें तो क्लियर है। अब क्या किया गया, देखा यह गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल रहा है इस विभव पर, और वो विभव मान लीजिए क्या है, V0, यानी जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन था, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक ऊर्जा की बात हो रही थी, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम काइनेटिक ऊर्जा है, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी है E k। अधिकतम काइनेटिक एनर्जी क्या है, E k। जो E k है वो किसके बराबर हो जाएगा, EV0, जहां V0 क्या है, V0 है हमारा कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल है E k इज इक्वल टू EV0, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर EV0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या किया गया भाई, ऐसी स्थिति तो प्राप्त कर ली गई जहां पे धारा का मान जीरो है, और फिर उसके बाद पहले ही किया गया कि यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ाई गई, मतलब धारा का मान जीरो हो गया। अब फिर उसके बाद क्या किया गया कि थोड़ा थोड़ा इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता और बढ़ाई गई। प्रकाश की जब तीव्रता बढ़ाई गई तो इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे धारा प्रोवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं। और तीव्रता बढ़ाई गई, और तीव्रता बढ़ाई गई, फिर भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अजीब बात है भाई, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहे हैं। अभी तो तीव्रता बढ़ाने पर हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन की निकलने की दर बढ़ रही है, लेकिन अब क्या हुआ, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे। अजीब बात है। क्या किया गया, तीव्रता और बढ़ाया गया, इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बड़े मतलब बहुत ही शर्म की बात थी कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकले तीव्रता बढ़ाने पर, यानी कुल कर दिया गया इसके साथ, यानी प्रकाश यानी कि करंट को जीरो कर दिया गया, सब चीज हो गया, फिर उसके बाद क्या कराया जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, तो कुछ हमको मिला नहीं। ये इसी प्रकार का उदाहरण है
जैसे एक लड़के को जो कि बहुत ही अपने माता से विनम्रता पूर्वक कहता है कि हमको ये दिला दीजिए वो दिला दीजिए। भाई मेले में गया था घूमने, उसे पसंद आया, बांसुरी पसंद आया, तब जलेबी पसंद आया, अपनी मम्मी से जिक्र किया कि भाई हमें जलेबी पसंद है और बांसुरी पसंद है, हमें दिला दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी खो गई। उसकी मम्मी खो गई तो जो जो चीज उसे चाहिए था उसे ला के दिया जा रहा है, वो चीज ले ही नहीं रहा है। ठीक इसी प्रकार ये भी है, यानी इसको तंग किया गया। तंग कैसे किया गया भाई, कुछ न कुछ करंट फ्लो कर रहा था, फ्लो होने देते कायदे से। इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जाने देते कायदे से। इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये लगे क्या करने, पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ाने। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने लगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो एक आध दो इलेक्ट्रॉन पहुंचे यहाँ पे और देखा नहीं गया इन लोगों से, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिए तो जो जा रहा था इलेक्ट्रॉन वो भी रुक गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो जब इलेक्ट्रॉन रुक गया तो उसको दे रहे हैं इंटेंसिटी, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहे हैं। अगर जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तब तीव्रता बढ़ाते तो इलेक्ट्रॉन और निकलता, लेकिन क्या हुआ कि कुल एकदम जो है चौपट कर दिए, करंट को जीरो कर दिए, फिर तीव्रता बढ़ा रहे हैं, यानी मुहावरा वाली बात हो गई। तीव्रता बढ़ा रहे हैं, क्या करे, मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें से इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकल रहा है। तो अब क्या किया गया, अब फिर उसके बाद ये किया गया कि जो तीव्रता बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन निकले नहीं, तो एक थ्योरी दे दी गई कि जो इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर है, यानी जो इलेक्ट्रॉन के इमिशन, इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है, धातु से पृष्ठ का इलेक्ट्रॉन निकलना प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी धातु से पृष्ठ, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, ये चाहे जब निकले लेकिन तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, यानी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। फिर से देखिए, पहले हम लोगों ने क्या पाया, पहले क्या पाया, पहले हम लोगों ने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर तीव्रता पर डिपेंड करती है, यानी इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर किस पर डिपेंड करती है, तीव्रता पर डिपेंड करती है। फिर हमने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से निकले, ये तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल कंट्राडिक्शन वाली बात है। पहले तो कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर, जो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तीव्रता पर डिपेंड करेगी। फिर अब कहा गया कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर, जो इलेक्ट्रॉन धातु से के पृष्ठ से निकलता है वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन धातु से निकले ये तीव्रता डिसाइड नहीं करता, तीव्रता केवल और केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को निकलने में मदद करता है, न कि निकालने में मदद करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तीव्रता इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से निकलने में मदद करता है, न कि निकालने में मदद करता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ये दोनों बातें समझ में आई जो परस्पर विरोधी लग रही थी, विरोधी है नहीं। कहने का मतलब है कि यदि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब तीव्रता बढ़ाई जाए तो और इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉन के दर बढ़ने लगेगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं निकल रहा है और हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या बात है इसके पीछे, क्या बात, क्या रहस्य है, हम बाद में समझेंगे, आगे समझेंगे। तो देखिए ध्यान से, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर है वो तीव्रता पे डिपेंड करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन धातु से निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु से निकालने के लिए उन्हें एक ऊर्जा चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा चाहिए होता है जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तीव्रता पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हम तीन चीज पढ़े हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। पहला पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर तीव्रता पर डिपेंड करती है। दूसरा पढ़े हैं कि कोई विभव ऐसा होता है कि जो धारा है वो अपोजिट डायरेक्शन में धारा क्या होता है, शून्य हो जाता है, और जिस विभव पर धारा शून्य हो जाता है उसे बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, संस्तब्ध विभव या फिर निरोधी विभव बोलते हैं। तीसरा हमने ये पढ़ा
कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नहीं निकल रहा है किसी धातु के पृष्ठ से, हम तीव्रता बढ़ाते चले गए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा चाहे जितना तीव्रता बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो प्रकाश की तीव्रता पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, 3 चीज हम लोग पढ़े हैं, 5 नियम है, 5 या 6 नियम मिलाए हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा। अब क्या किया गया, अब ये किया गया कि इसी पर आप जो प्रकाश पड़ रही थी उसकी आवृत्ति बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई, आवृत्ति बढ़ाई गई। जो भी प्रकाश इस पर पड़ रहा था उसकी आवृत्ति बढ़ाई गई, और जैसे ही आवृत्ति बढ़ाई गई वैसे क्या हुआ कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्ट होने लगा। बात कुछ समझ में नहीं आई। कहने का मतलब ये था कि जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई वैसे देखा ये गया कि ये डिफ्लेक्शन शो करने लगा, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। ठीक है, अब इसी फ्रीक्वेंसी पर तीव्रता घटाई जा रही है तो तब पर भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेगी। ये किस बात पे डिपेंड करती है, प्रकाश के आवृत्ति पर डिपेंड करती है, पराबैंगनी किरणों के आवृत्ति पर डिपेंड करती है। और वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, न्यू नॉट, न्यू नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक बार रिकॉल करते चल रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इस बार भी पूछेगा, हम ये मान के चल रहे हैं। पहली चीज क्या है कि प्रकाश जो हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर किस पर, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलने की दर प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड करती है। और दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकले, यानी प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से निकलेगा, चाहे तीव्रता उसकी चाहे जितनी हो, यदि उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी रहे, जिससे फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति रहे जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ कि धातु के पृष्ठ का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, देहली आवृत्ति पर। तो वह न्यूनतम रट लीजिएगा, रटने का मतलब है समझ लीजिएगा, याद रहे। वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, हम जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा और प्रकाश की आवृत्ति के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। अब ग्राफ खींचने पे देखिए ध्यान से क्या होता है, ये हमारी है अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसको हम वाई एक्सिस से प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, न्यू 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 फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारी है अधिकतम गतिज ऊर्जा की। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी प्रकाश की आवृत्ति जब 0 थी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब कुछ न कुछ आवृत्ति हो, और ऐसी वैसी आवृत्ति नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आवृत्ति चाहिए वो आवृत्ति रहनी चाहिए। हम मान लेते हैं धातु की 2 प्लेटें ली गई हैं, 2 प्रकार की धातुएं हैं, और जाहिर सी बात है दोनों धातुओं के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, निकलने वाली फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, जो देहली आवृत्ति होगी, वो अलग अलग होगी। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मतलब कोई पहली धातु है,
पहली धातु है और उसका ग्राफ खींचे, कोई अब मतलब कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली और बढ़ाया गया, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली और बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली मतलब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली, और जब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी तो नहीं निकलेगा। जो जब इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो पृष्ठ से नहीं निकलेगा, और जब वो पृष्ठ से नहीं निकलेगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब जैसे ही थोड़ी थोड़ी मतलब वो हम उस पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं कि वह न्यूनतम आवृत्ति से जिससे इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलने लग रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन निकलने लग रहा है तो फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलता चला जा रहा है। ऐसे ही मान लेते हैं ये V0 1 है और ये क्या है दूसरे धातु के लिए ये है V0 2 और दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कहने का मतलब ये है कि आवृत्ति जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी V0 1 से बढ़ रही है, हमारी जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो V0 फ्रीक्वेंसी से बढ़ी। इसके पहले क्या थी मालूम नहीं, तो देखते हैं इसके पहले क्या थी। इसके पहले हम ऐसे मिला देते हैं भैया, ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया, ठीक है। अब इससे पहले मिला दिए तो मान लेते हैं यहां से यहां तक है B -B, क्योंकि ये नीचे की तरफ है और जब नीचे की तरफ होगा तो -B होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, -B। और ठीक इसी प्रकार हम इसको भी मिला सकते हैं, और जब हम इसको मिला देंगे, भाई ये टेढ़ा है, एक मिनट हम सीधा कर देते हैं इसको, हम ऐसे कर देते हैं भैया, ऐसे, ठीक है। ये B1 है और ये क्या है B2 -B2 क्या है माइनस, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो था सोया हुआ था। जब हमारी फ्रीक्वेंसी जीरो थी तो इलेक्ट्रॉन लेटा हुआ था, फिर जब आगे बढ़ा, फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ा तो वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को जगाने का काम किया, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ा और इलेक्ट्रॉन को जगाने का काम किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन उठ गया, यानी अब इलेक्ट्रॉन जो सोया हुआ था फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पे आ गई, बढ़ा दिया गया, जीरो से और ज्यादा कर दिया गया, भाई यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी जीरो है ना, तो जीरो से और बढ़ाया गया तो इलेक्ट्रॉन जाग गया, और जब इलेक्ट्रॉन जाग गया और जगा करके इलेक्ट्रॉन को जगा करके तब फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सोया हुआ था जब फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो थी, इलेक्ट्रॉन जब जब धीरे धीरे जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई तो इलेक्ट्रॉन वो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन को जगाने लगा, और कब जगा के बैठा दिया, जब उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई, मान लेते हैं। यदि हम y बराबर mx से तुलना करें, y इज इक्वल टू mx प्लस c से तुलना करें, कंपेरिजन करें, भाई इसका ग्राफ क्या समीकरण, यानी इस रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस c होगा। इससे हम कंपेयर करें तो देख रहे हैं y के स्थान पे जो है हमारा क्या है, ek, y की जगह में हम ek लिख सकते हैं, mx, m का मतलब ये नीचे की तरफ ग्राफ कितना काट रहा है, -b, x का मतलब v का मतलब जानते हैं म्यू नॉट, यानी कि फ्रीक्वेंसी, और प्लस c, एक मिनट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m क्या है, स्लोप है, m क्या है, स्लोप है, हम इस स्लोप को मानते हैं a, स्लोप मतलब ढाल, y बराबर m क्या है, ढाल को मानते हैं ax, यानी a v नॉट, यानी यहाँ पे मान लेते हैं a v नॉट, या हम a v जनरल समीकरण लिखेंगे तो y बराबर mx, mx मतलब v मतलब x एक्सिस क्या है यहाँ पे, v, म्यू, v का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी से, ये क्या है म्यू, तो a म्यू प्लस c का मतलब माइनस p, तो e के क्या हो जाएगा हमारा a इंटू म्यू माइनस p, ये e के है, ठीक है। हम कंसीडर करते हैं उसकी जहां पर, कहने का मतलब ना तो हम ई के पता है, ना तो ए पता है, ना तो बी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ने से बढ़ रहा है, नहीं कुल फ्रीक्वेंसी नहीं पता है, चलिए वाली फ्रीक्वेंसी पता है। तो हम देखते हैं कि चूंकि ये ग्राफ है हर एक पॉइंट का सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा,
तो इस ग्राफ पे ये भी पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस 0 है, वाई एक्सिस 0 है, तो v नॉट कॉमा 0, v नॉट कॉमा 0। तो हम ले लेते हैं v नॉट कॉमा 0 मतलब e वाला 0 हो जाएगा, e 0, v नॉट पे e 0, तो हम लिख सकते हैं 0 बराबर a v नॉट माइनस b, और यहां से हम देखेंगे b बराबर हो जाएगा a v नॉट, b बराबर a v नॉट, ठीक है। v इज इक्वल टू, यहां देख लीजिए, ध्यान से दिखाई दे, देख लीजिए, समझ में आया, तो b इज इक्वल टू ए वी नॉट। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब ऊर्जा का समीकरण है, यानी कि ऊर्जा मतलब एनर्जी का समीकरण है। ये किसका समीकरण है, एनर्जी का। ई की एनर्जी है तो जाहिर सी बात है ए भी एनर्जी होगा और ये भी एनर्जी होगा, तीनों एनर्जी होंगे, तीनों एनर्जी होंगे। तो यानी जो हमारा सॉल्यूशन है बी इज इक्वल टू ए वी नॉट, ये भी एनर्जी होगा। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लिए, अब आगे बढ़िए। v इज इक्वल टू हो गया ए वी नॉट। अब ए वी नॉट से हम समझ सकते हैं ये एक प्रकार की एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है जिसमें हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारी दहली आवृत्ति है वो अंतर्निहित है। तो हम कह सकते हैं कि यह एक न्यूनतम आवृत्ति का ऊर्जा है, यह एक न्यूनतम आवृत्ति का ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है। ए वी नॉट क्या है, वी नॉट भाई न्यूनतम आवृत्ति, और न्यूनतम आवृत्ति की ऊर्जा है ये, तो यह एक न्यूनतम आवृत्ति की ऊर्जा है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है। तो इसका मतलब वह न्यूनतम ऊर्जा, ध्यान से फिर से एक बार देखिएगा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे या किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की क्षमता रखता हो, उस न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत कार्य फलन। तो प्रकाश वैद्युत कार्य फलन किसको बोलते हैं, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, उस न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत कार्य फलन कहते हैं, और हम इसको W से डिनोट करते हैं। यानी हमारा जो ए वी नॉट होगा वो क्या हो जाएगा, W। B इज इक्वल टू, मान लेते हैं B इज इक्वल टू हो जाएगा W। अब इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, E के इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है पता नहीं, ए वी नॉट, B के स्थान पर W रखना है, तो ए वी माइनस, ठीक है, E के इज इक्वल टू ए वी नॉट W। यहां पर ये स्पष्ट है कि W जो है, जो ई के है ए वी नॉट माइनस डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू, चलिए डब्ल्यू लिख देते हैं, यानी जो हमारा ई के है वो ए वी माइनस डब्ल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ए वी क्या है, जो प्रकाश मतलब जो आवृत्ति दिया जा रहा है, डब्ल्यू क्या है, मतलब धातु का इलेक्ट्रॉन उसी आवृत्ति को एक्वायर करेगा, क्योंकि माइनस में ध्यान दीजिएगा, धातु का इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को एक्वायर करेगा जो ए वी नॉट रहेगा, वो डब्ल्यू बाकी एनर्जी को वो क्या करेगा, बाकी एनर्जी का वो यूज करेगा आगे बढ़ने में। एक एनर्जी का काम करेगा एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी एनर्जी को यूज करेगा इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाने में। आइंस्टीन ने इसको बढ़िया समझाया था, तो हम बढ़िया से पढ़ेंगे इसके बारे में। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पहले इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यानी हम लोगों ने इस प्रकार क्या पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, शुरुआती से देखते हैं। पहला क्या था पहला ध्यान से देखिए, जो हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है प्रकाश की तीव्रता पर, पहला। दूसरा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा वो किस पर डिपेंड करती है, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, दूसरा। तीसरा क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर डिपेंड करती है, तीसरा हो गया। चौथा क्या हुआ कि प्रकाश
इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी भी पृष्ठ से नहीं निकलेंगे जब उन्हें न्यूनतम जब तक कि उन्हें न्यूनतम तीव्रता वाला, न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश उपलब्ध न हो। यानी कि प्रकाश, धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश चाहिए, और यदि न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब आपतित प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम, उस पृष्ठ के लिए रिक्वायर्ड न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश के बराबर हो, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसको वो क्या बोलते हैं, पहली आवृत्ति बोलते हैं। और अगला क्या है, अगला ये है कि जैसे ही प्रकाश पृष्ठ पर पड़ता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी प्रकाश के पड़ने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच कोई भी समय अंतराल नहीं रहता, कोई भी टाइम लैगिंग नहीं रहता, कोई भी समय पश्चता नहीं। ठीक है, तो ये चीज जो प्रकाश के संदर्भ में व्याख्या किया गया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के बारे में, तो ये चीज प्रकाश को तरंग मान के सिद्ध करना, इन चीजों को सत्यापित करना, ये तरंग मान करके हम नहीं कर सकते। तरंग को मान करके ये बताना ये मुमकिन नहीं था। तो प्रकाश को क्या माना गया, प्रकाश को माना गया कण प्रकृति का। प्रकाश को किस प्रकृति का माना गया, कण प्रकृति का। ठीक है, प्रकाश के कण प्रकृति को मानकर हम इन प्रकाश के नियमों का पालन कराए हैं, और आइंस्टीन का बहुत अहम रोल रहा है इस प्रकार के थ्योरी को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, आगे हम इसी प्रकार के थ्योरी को पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर रही है, समय दे रहे हैं आपको। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इस प्रकाश के विद्युत प्रभाव को जो नियम प्राप्त हुए हैं, हम प्रकाश को तरंग मान करके एक्सप्लेन करें। तो यदि प्रकाश तरंग प्रकृति का है तो तरंग की तीव्रता बढ़ाने पर उसका आयाम बढ़ेगा, क्योंकि हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि तरंग की जो तीव्रता होती है वो आयाम पर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि तीव्रता बढ़ाने पर आयाम बढ़ेगा, और यदि आयाम बढ़ेगा तो इसका मतलब उस तरंग की एनर्जी बढ़ेगी, और यदि एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन को भी की भी एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन जो नियम था वो ये था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करती। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ेगा तो सभी पृष्ठ पर बटेगा, जो भी तरंग पड़ेगा तो सभी पृष्ठ पर बटेगा। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब करने, एनर्जी एब्जॉर्ब करने में टाइम ले लेंगे, और चूंकि नियम ये था कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, तो इस प्रकार ये जो नियम है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जो पांचों नियम है, वो हम प्रकाश को तरंग मानकर एक्सप्लेन कर पाए ऐसा संभव नहीं है। तो बहुत सब परेशान हो गए, सभी परेशान हो गए कि भाई क्या हो रहा है, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं प्रकाश को तरंग मान करके, और प्रकाश विद्युत प्रभाव शो कर रहा है, तो हम इसे एक्सप्लेन कैसे करें। तो आइंस्टीन सामने उभर कर आए, मतलब सभी लोग थे कि कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे, बहुत काफी परेशान हो गए थे कि कैसे एक्सप्लेन करें, ये शो कर रहा है तो इसके पीछे का कुछ रहस्य होना चाहिए, क्या रहस्य है, प्रकाश किस नेचर का है, किस नेचर का नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत दिमाग में सबके आने लगा, लेकिन इसको तुरंत ही चुटकियों में सॉल्व कर दिए कौन, आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इसको चुटकियों में सॉल्व कर दिया। आइंस्टीन ने क्या माना, आइंस्टीन ने माना कि प्रकाश यानी क्वांटम सिद्धांत को इसमें शामिल कर लिया गया। आइंस्टीन ने क्या माना कि प्रकाश जो होता है वो कण प्रकृति का है, और प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, ऊर्जा के बंडलों का मतलब ऊर्जा के पैकेट, कण, जो कण है वो ऊर्जा का पैकेट है, प्रकाश की कण ऊर्जा के पैकेट है, और एक कण यानी एक बंडल में एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। कितनी एनर्जी होती है, एच। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों में है, छोटा छोटे प्रैक्टिकल पैकेटों में है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटान। इसको क्या बोलेंगे, फोटान। और एक फोटान का एच न्यू, और एक फोटान का जो एनर्जी होगा ई इज इक्वल टू होगा एच न्यू। एच न्यू, जहां न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, आप लोग जानते हैं एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो
अब आइंस्टीन ने क्या बोला? आइंस्टीन ने ये बोला कि जो हमारा प्रकाश होगा वो कण प्रकृति का है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में है। इसको मान करके आइंस्टीन ने क्या किया कि जब भी कोई ऊर्जा का छोटा छोटा बंडल यानी प्रकाश कण किसी धातु के पृष्ठ से टकराएगा तो उस एनर्जी का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसमें ले लेगा? अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से बाहर निकलने में, और उस एनर्जी का शेष भाग इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाएगा। यानी कि वो एच न्यू को क्या डिफाइन किया? एच न्यू जो है इसका कुछ पार्ट, एच न्यू का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में मान लेते हैं डब्ल्यू, और कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाएगा। इतना ही बताकर सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए? सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। यहां पर हमने ये लिखा था, जो आइंस्टीन ने क्या बोला कि एच न्यू का कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में और कुछ पार्ट उस बाहर निकले इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। और डब्ल्यू क्या है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, और इस न्यूनतम ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इस न्यूनतम ऊर्जा को बोलते हैं कार्यफलन। तो डब्ल्यू क्या है? कार्यफलन। यदि हम ई के इज इक्वल टू ए म्यू माइनस बी से कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं ई के स्थान पे ई के, जो हमने पहले बताया था ई के स्थान पे क्या है? ई के है। न्यू के स्थान पे न्यू है, ये ए का क्या आ गया? ए के जगह पे एच। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ए के जगह पे हमारा क्या होगा? एच, जो आइंस्टीन ने दिया। ए के जगह पे क्या होगा? एच, और बी के जगह पे क्या होगा? डब्ल्यू। बी बराबर डब्ल्यू। और हम देखे थे जो W होता है, W बराबर होता है एच न्यू। W बराबर होता है एच न्यू। तो हम लिख सकते हैं इसके स्थान पे, W के स्थान पे जो ई के है, ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो दैट इज ई के, एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। यदि हम इसको और एक्सपेंड करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और v क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यही आइंस्टीन ने बताया कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन भी किया। आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेन किया कि एच न्यू माइनस न्यू नॉट से ये एक्सप्लेन किया कि प्रकाश की तीव्रता यदि बढ़ेगी तो बताइए क्या होगा? प्रकाश की तीव्रता यदि बढ़ेगी तो पृष्ठ से टकराने वाले ऊर्जा के बंडलों में बढ़ोतरी होगी। अब जब ऊर्जा के बंडलों में बढ़ोतरी होगी तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो क्या होगा? तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीव्रता बढ़ाने पर, यदि फ्रीक्वेंसी उतनी है तो तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन के निकलने की दर बढ़ेगी। दूसरा क्या था कि मतलब तीव्रता चाहे जितनी हो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर मैक्सिमम एनर्जी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान से देखिए, जब ये एच न्यू, ये इसको एक्सप्लेन करते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम। तो यहाँ पर न्यू यानी ये वैल्यू यदि इससे बड़ी छोटी रहे, यानी न्यू नॉट की वैल्यू, एच तो कांस्टेंट है, तो न्यू नॉट की वैल्यू यदि न्यू एस से छोटी रहे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी माइनस में आ जाएगा, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यदि माइनस में आ जाएगा तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी माइनस में नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता? इसका मतलब यही है कि उस पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है भैया, मतलब ही नहीं बन रहा है। तो इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेंगे, कब निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन बाहर तभी निकलेंगे जब इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो इसका मतलब दूसरा एक्सप्लेनेशन हो गया कि भाई फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, मैं मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा। एक बात खत्म।
तीसरा इन्होंने ये बोल दिया, मतलब पहला दूसरा तीसरा तो हो ही गया, चौथा इन्होंने ये बोल दिया कि जैसे ही फोटान पड़ते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनर्जी ऑब्जर्व कर ली जाती है, टाइम नहीं लगता, एनर्जी ठीक वैसे ही जो कहता हूँ एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया गया। तो जब इन्होंने ये बोला तो इसका मतलब ये हो गया, ये तय हो गया कि भाई ये बोल रहे हैं कि जैसे फोटान गिरता है जो कहता हूँ एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया तो टाइम ही नहीं लगा, तो टाइम पश्चाता भी नहीं हुआ। तो इस प्रकार बढ़िया से बेकायदे कायदे से ढंग मतलब एकदम ढंग से आइंस्टीन ने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। काफी वैज्ञानिक परेशान थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। इलेक्ट्रॉन मतलब आइंस्टीन ने यूं चुटकियों में जो है काम कर दिया, यानी सारा मेहनत किया दूसरे वैज्ञानिक ने, आइंस्टीन आए थ्योरी दे दी, काम खत्म। और रही बात अब मतलब मजे की बात यह है कि आइंस्टीन को इस पर नोबेल भी मिल गया। सारे वैज्ञानिक बैठे के बैठे रह गए, आइंस्टीन को नोबेल मिल गया, यानी काम कोई और किया, आइंस्टीन ने हाथ मार दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइंस्टीन को नोबेल मिल गया। किस पर, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम डी स्क्वायर। और बढ़िया से एक्सप्लेन किया, यानी कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो ऊर्जा मतलब बंडलों में बढ़ोतरी होगी, तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक निकलेंगे। और फिर उसको इसके बाद इन्होंने क्या कहा, इसके बाद इन्होंने ये कहा, मतलब इस समीकरण से क्या निकला, एक्सप्लेनेशन क्या निकला कि यदि न्यू एच न्यू से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलवा ही नहीं करेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी माइनस में हो जाएगी। और फिर उन्होंने क्या कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर फोटान पड़ेगा तुरंत एनर्जी ऑब्जर्व कर लिया जाएगा जो का, तो इसका मतलब कोई समय पश्चाता इसमें नहीं है, एकदम कायदे से एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अब, उसके बाद पढ़ेंगे देहली आप यानी कि हम लोग पढ़ेंगे एच न्यू बराबर लैम्डा, एच न्यू बराबर लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा के बारे में पढ़ेंगे। दी ब्रोगली संकल्पना, किस संकल्पना, दी ब्रोगली संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। दी ब्रोगली ने क्या बोला, दी ब्रोगली ने ये देखा कि भाई रह रह के प्रकाश जो है तरंग की तरह बिहेव कर रहा है, रह रह के प्रकाश कण की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब प्रकाश के पास तरंग और कण दोनों है। लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि प्रकृति किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करती, भाई भेदभाव नहीं करती, यदि प्रकाश के पास दोनों प्रकृति है तो हम लोग के पास भी रहना चाहिए, हम लोग भी आदमी है भाई, तो प्रकाश यानी कि हम लोग के पास भी क्या रहनी चाहिए, दोनों प्रकृति। तो दोनों प्रकृति कैसे है, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समीकरण प्रस्तुत किया और वो आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन बहुत ही मजेदार बात है कि इन्होंने ये बात बोल दिया कि हम लोगों के पास भी तरंग प्रकृति के हैं, यानी हम लोग कण प्रकृति के हैं, हमारे साथ साथ हम चल रहे हैं तो तरंगों चल रहा है, तरंग भी आगे बढ़ रहा है। कौन बोला, डी ब्रोगली, डी ब्रोगली कौन बोला, डी ब्रोगली। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भाई एनर्जी होती है E इज इक्वल टू किसी भी फोटान की एनर्जी होती है एच न्यू। लेकिन आइंस्टीन ने बताया था कि मतलब आइंस्टीन ने क्या बताया था कि E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर। भाई किसी मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है, फोटान की एनर्जी mc स्क्वायर, यानी दोनों एनर्जियां एक ही चीज की हैं तो हम लिख सकते हैं mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि mc को एक ही जगह रखें, इनटू c बराबर h न्यू कर सकते हैं। mc इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c लिख सकते हैं, c इधर आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, तो mc को लिख सकते हैं p, क्योंकि मास गुणे वेग संवेग बराबर, इसे लिख सकते हैं h, और न्यू अपॉन c होता है लैम्डा। आप लोगों ने पढ़ा होगा लैम्डा बराबर एन, यानी v इज इक्वल टू एन लैम्डा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यानी कि हमारा लैम्डा जो हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन एन, v यहाँ पे v न्यू जो फ्रीक्वेंसी है हम कायदे से जो 9th में पढ़े थे उसके हिसाब से चल रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एन, एन फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एन अपॉन v, यानी एन क्या है फ्रीक्वेंसी न्यू, और v क्या है वे न्यू अपॉन c इज इक्वल टू दिस h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हमें क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पे हमको ये निष्कर्ष निकला जो हमारा p है वो संवेग है, h क्या है ब्राउन्स कांस्टेंट है, लैम्डा है तरंग है, किसी तरंग का तरंग दैर्घ्य।
तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको ये दिखाई दे रहा है कि संवेग के लिए क्या चाहिए? द्रव्यमान आवेग। लैम्डा के लिए क्या चाहिए? कि तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य, तरंग तरंग दैर्घ्य ये तरंग के केस में ही होता है, और पी किसके केस में होता है? कणों के केस में होता है। इसका मतलब जब भी संवेग की बात आएगी उसके साथ साथ तरंग भी संचरित होगा। ध्यान से देखिए, यदि हम लैम्डा को यानी इसको लैम्डा को लिखें, लैम्डा को लिखना चाहें तो h अपॉन पी लिख सकते हैं, यानी लैम्डा बराबर h अपॉन एम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? h अपॉन एम सी, मतलब एम सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा जो है बढ़ेगी कब? जब c बढ़ेगा, जब c छोटा होगा, जब प्रकाश यानी कि जब c क्या होगा? छोटा होगा। समझ में नहीं आ रहा है? लैम्डा का मान ज्यादा होगा जब c का मान कम होगा, लैम्डा का मान ज्यादा होगा जब m का मान कम होगा। तो कहने का मतलब लैम्डा का मान लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन एम सी, यानी कि जब p का मान ज्यादा होगा तो लैम्डा का मान कम होगा, जब p का मान कम होगा, इसका मान कम होगा, तो h अपॉन एम सी का मान ज्यादा होगा। ध्यान से देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लैम्डा इज अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन p, लिख सकते हैं। यानी जब p बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा, और जब p घटेगा तो लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, तो हम आप देख सकते हैं कि जो कण है, कण के पास संवेग भी होता है, और संवेग है तो इसका मतलब उसमें वेव एसोसिएट होगा, उसके साथ साथ तरंग भी चलेगा, और तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा ये ऐसे निकलेगा h अपॉन mc से। और जाहिर सी बात है एक ही वीडियो में आपको सारा क्लियर हो गया होगा, और जो भी क्लियर नहीं है आप बढ़िया से बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में तमाम तरीके से हम करेंगे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो।